जस्टिस मुनीब अख्तर का एक शॉट है वो सुनाना चाहूँगा कि जो आज़ाद थे वो उनका पीटीआई से ताल्लुक था, वो क्या कहते हैं उन्हीं की ज़बानी सुनिए, दिखाई। If a person files a nomination paper saying I belong to party X, attaches the certificate from that political party that they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. How can rule-making power of the election commission go against the parent statute and impose this additional condition of election symbol? तो इससे तो जाहिर ये होता है जो लोग हमारे सामने नहीं हैं वो तो सारे पीटीआई के हैं, वो इंडिपेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ नहीं पाएंगे। Probably the election commission got confused. Yes. The symbol is only to facilitate a political party. Political party even without a symbol जी will still contest as a political party. इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैठ? Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. अब जस्टिस अतर मिर्ज़ा के अल्फाज हैं कि एक पार्टी इलेक्शन सिंबल के बगैर भी पार्टी ही रहेगी, सिंबल सिर्फ उसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस के। मैं ब्रेक आ गई करीब, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर बात करूँगा क्योंकि जज जो कह रहे हैं एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है उनके सुन के कि ये सारी बातें उन्हें मालूम भी है और वो बता भी रहे हैं इस कोर्ट के अंदर बैठ के। फैसले के अंदर क्या आएगा ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। खोकर साहब, जो आपको स्टेटमेंट अभी जजेस की मैंने सुनवाई है उसमें मुझे जजेस के जहन में कहीं कोई भाव नहीं लगता। जस्टिस अतर सुनूँ तो वो कुछ कह रहे हैं, मुनीब साहब सुने तो वो कुछ कह रहे हैं, साथ मंदोखेल साहब ने पहले बोला, अभी काजी साहब ने भी इवन पीटीआई के बंदे पीटीआई के, सियासी जमात सिंबल सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, सियासी जमात रिमेन सियासी जो रजिस्टर्ड पार्टी होगी। तो ये तो कंसेप्ट उनका बड़ा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो मुझे काफी नजर आ रही है। पूरे मुल्क में क्लैरिटी है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में क्लैरिटी है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन ये है कि जहाँ से इलेक्शन कमीशन ने अहकामात लेते हुए उन्होंने गलत फैसले किए, उन्होंने डिप्राइव किया सबसे पहले इलेक्शन सिंबल से तहरीक इंसाफ को, उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने। और फिर जब वो लोग इलेक्ट भी हो गए, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो गए, और पाकिस्तान के लोगों को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उनको सिर्फ इतना पता था कि फ़लाना शख्स उनके हलके में एक मखसूस जमात का तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। कई जगहों पे तो 3-3, 4-4 इलेक्शन सिंबल थे, कहीं बैंगन था, कहीं करेला था, कहीं चिमटा था, जूता पता नहीं क्या कुछ था। और उसके बावजूद हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी कसीर तादाद दही हलकों में रहती है। निशानात का समझाना एक बहुत बड़ा एक उम्मीदवार के लिए चैलेंज होता है। उसके बावजूद लोगों ने जब उस जमात के लिए वोट कर दिया। जस्टिस मुनीब के अल्फाज अगर सुने हो तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प की तरह उसके ऊपर बोल दिया, और ये हमारी जुडिशल हिस्ट्री में ये अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा। ये फैसला एक जो हमारे आइन की जो स्पिरिट है, जो आइन हमारा जहाँ से शुरू होता है, वो इस चीज़ बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है कि ये मुल्क लोगों की, आवाम की ताकत से इलेक्ट हुए लोग इस मुल्क को चलाएंगे। ये बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा सारा निज़ाम खड़ा हुआ है। तौर पर वो वोटर है ना जो मुतलब करता पूरा सिस्टम, आगाज़ तो वहाँ से होता है, उसका कोई नहीं मानता। बिलाल साहब, लेकिन ये वोट को इज्जत दो का नारा आपने भी बड़ा लगाया था, ये बुनियादी बात घूम फिर के वहीं पे आती है, उस वोटर को इज्जत देनी है जो आप देते नहीं है। आपको सूट करता था उस वक्त तो नारा लगाया, अभी आपने भी छोड़ दिया। इस फैसले ने शायद दोबारा उस वोटर को इज्जत देनी है। नहीं, देखिए बात यह है कि आज भी अब पीटीआई ने, और हमारा नारा जी वहीं पे कायम है, हम उसी तरह ही कायम है जी, बिल्कुल। उसमें आई डोंट थिंक हमारी एंड से किसी भी किस्म का 8 फरवरी को खत्म नहीं हो गया था नहीं। देखिए, हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो खुद मुतमईन नहीं है जिस तादाद सीटों की हमें मिली है। वी ऑल्सो वांटेड अ बिगर एंड क्लियर मैंडेट। मगर देखिए, जहाँ तक बात है इन सीटों की, देखिए पीटीआई ने खुद आंखें खोल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, ये जानते हुए इनके कानूनदान बड़े अपनी तरफ से सारे वकला इन्होंने फ्रंट रो पे भी बैठाए होते हैं। उस टाइम पे इनको ये समझ नहीं आ रही थी ये बात। उसके बाद उन्हें शोर मचाया, नहीं जी हमारा ये है, हमारा वो है। दे न्यू एग्जैक्टली द फैक्ट कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट्स, कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जनरल सीट्स पे, वो कोई उनके लोग ज्वाइन नहीं किए। दे न्यू दिस सिचुएशन एग्जैक्टली। आपने गुज़श्ता रोज इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन दी, कहते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्हें बताना चाहिए था। पहले उन्हें पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, फिर कहा कि नहीं तुम्हें रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो कहते हैं आपको पहले बताना चाहिए था इन्हें। नहीं, देखिए तो यही देखिए गुजारिश ये है कि इस तरह तो अब फुल कोर्ट है, दीगर रिमार्क्स आएंगे, रोज़ाना इस तरह चलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अब उनका तो क्लेम, सर आपने उनकी सीटें ली हुई हैं, अब ये सीटें हाथ से जाएंगी तो आप पोलिटिकली बहुत डैमेज होंगे, तैयार रहिए इस काम के लिए। देखिए बात ये, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, उन सीट्स का एक फेट डिसाइड हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तयन किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं बनती, और उसके बाद जो रिमेनिंग जमातें थी पार्लियामान में उनको सीट्स एलोकेट की गई। अब आज देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। अगेन आई विल से दिस, और पीटीआई के दीगर साथियों के साथ में इन शोज पे बैठा हूँ, ये जानते थे कि ये इशू है, इसके बावजूद ये इसमें गए। इन्होंने कहा आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लो, कल इस चीज को हम देखेंगे, और आज वो देख रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला, क्या ये एक गलत अप्रोच थी, दुरुस्त फैसला नहीं था सियासी जमात की जानिब से, पीटीआई की जानिब से? नहीं, कोई गलत नहीं थी। देखिए अब ये मामला चूंकि अदालत में है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा मौक़िफ़ था और है कि कोई आइन में कतगन नहीं है कि आप किसी ऐसी जमात को ही ज्वाइन करें, उसमें शामिल हों जिसने इलेक्शन लड़ा हो या जिसकी कोई सीट हो पार्लियामान में। देखिए ये मामला एक उसूल पर चलता है। उसूल क्या है कि जो सीटें मौजूद हैं पार्लियामान में, एक पार्टी की शक्ल में मौजूद हैं, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मौजूद हैं, उनको मखसूस नशस्तों में जो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए हैं उनमें उनको तनासब के हिसाब से अपना हिस्सा मिलना है। ये है उसूल। बाकी तमाम बातें जो हैं वो जुज़वी हैसियत रखती हैं, वो एक तरह से आप कह लीजिए प्रोसीजरल ज़ाब्ते की बातें हैं, लेकिन जो उसूल की बात है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और हम इस बारे में बहुत वजाहत रखते हैं कि आइन में जो उसूल को मुरतब किया गया है और जिस उसूल की एक तरह से आप कह लीजिए हुसूल के लिए आइन खड़ा है, हम उस उसूल के तहत इन सीटों के हकदार हैं। और ये कोई खेल नहीं है, कोई लूडो का खेल नहीं है, कोई ये सांपों और सीढ़ियों का खेल नहीं है कि इस नुक्ते पे आ गए तो ले जाओगे, किसी और खाने पे आ गए तो आप नीचे चले जाओगे। उसूल ये है कि अगर हम एक जमात के तौर पे मौजूद हैं तो हमें हमारे तनासुब के हिसाब से सीटें बहरहाल मिलनी चाहिए। आइन में इसके राजा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आज 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, पिछले 2 रोज़ की प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई है, उसमें कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंगली पूरी पाकिस्तानी कौम के अब तो सामने बहुत अच्छा फैसला है। मैं दोबारा शाबाशी दूंगा, जस्टिस सत्तर ने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और काजी फायज़ ईसा का कि लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो है जस्टिस सत्तर कह रहे हैं वो वोटर बुनियाद है, सियासी पार्टी सिंबल उसका सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए सियासी जमात सियासी रहती है। जस्टिस मुनीब कह रही है ये सारे आज़ाद भी पीटीआई वाले थे, इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प किया, ये फैसला काजी फाइज़ा के बेंच का था, हेड वो कर रहे थे, तो जस्टिस मंदो खेल भी। तो हमें एक क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नज़र आती है काजी साहब के दरमियान में और कुछ फेलो जजेस के दरमियान में। क्या आपने भी महसूस किया कुछ ऐसा? देखिए गुफ्तगू होती रहती है, जैसा कि मैंने कहा मैं इस मुकदमे में चूँकि ख़ुद शामिल हूँ, अगली तारीख़ पे मुझे बहस करने है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया। मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद मैं गया अदालत में, हाई कोर्ट ने हमें इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगरचे आपने हमसे हमारा सिंबल छीन लिया है, बल्ले का सिंबल, लेकिन इसके बावजूद हम पीटीआई ही के उम्मीदवार हैं। हमने अपने जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं उसके साथ टिकट जो लगाया है वो पीटीआई का जारी करता है। हमने अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार कहा है, लिहाजा हमें पीटीआई का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली फ़ैसला लिखा, जो ये बहस हो रही थी या गुफ्तगू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद वो फ़ैसला पढ़ के उनको सुनाया गया, तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से ताज्जुब भी था और एक वजाहत भी आ गई कि हमें इलेक्शन कमीशन ने सब के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। और हमने जब इलेक्शन लड़ा तो हमें आज़ाद माना गया। इलेक्शन से पहले हमें सिर्फ वो सिंबल पेश किए गए जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए थे, बल्ले का सिंबल उसमें था ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था कि हम इनफरादी तौर पे बल्ले का जो निशान है वो ले सकते। तो ये तमाम बात अब वजाहत की जानिब बढ़ रही है। इसमें मलिक साहब अगर क्विकली मैं अगर एक नुक्ता ऐड कर सकूं, अगर आप इजाज़त दें, कि इसमें ये सिर्फ मामला सीटों का नहीं है, इसमें 2/3 अक्सरियत भी एट स्टेक है। 2/3 अक्सरियत, अगर ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद के पास रहती हैं तो फिर इनके पास 2/3 अक्सरियत भी है, और उसी 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर फिर ये आइन के साथ खिलवाड़ भी करेंगे, आइन के अंदर नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एक शुबा है कि जिसमें ये बात बड़े काफ़ी लोग कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस की जो पोस्टिंग जो पोजीशन है वो टेन्योर बेस्ड कर दी जाए, 3 साल के लिए 3 साल के लिए कर दी जाए।
तो ये मामला सिर्फ सीटों का नहीं है, ये मामला वहाँ पर भी अटका हुआ है कि ये 2/3 अक्सरियत आखिर हुकूमत क्यों हासिल करना चाहती है और फिर उसके पीछे मकासद क्या है। ये गवर्नमेंट के एंड पे ये मेलाफाइडी भी हो सकता है, ये मेलाफाइडी है, बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, तो ऐसे मौके पे वो कह रहे हैं कि टेन्योर बेस 3 साल कर देते हैं। जी बिल्कुल। और फिर सिर्फ यहाँ पर मामला यहीं पर नहीं रुक जाता, जो फॉर्म 45 और 47 की जो कंट्रोवर्सी है कि अब जिस तरह इस्लामाबाद में जो तीनों मुस्लिम लीग नून के एमएनएज हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने से इनकारी हो गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ अब तो उन्होंने दरखास्त दायर कर दी ना, इलेक्शन कमीशन चले गए हैं। अब मामला सिर्फ इतना है कि चले अली बुखारी साहब जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन जीते या शोएब शाहीन साहब जो असल में जीते, अगर उनके और हमारे और मेरे मैच कर रहे हैं फॉर्म 45 जो अदालत ने मैच भी किए और वहां पर वो मैच हो भी गए, तो आपके फॉर्म 45 जो आपके पास हैं वो किसी के साथ तो मैच करें। चले अली बुखारी साहब के साथ नहीं करते, शोएब शाहीन साहब के साथ नहीं करते, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ नहीं करते, जमात इस्लामी के उम्मीदवार के साथ नहीं करते, तहरीक लब्बैक के साथ नहीं करते, किसी के साथ तो आपके फॉर्म 45 मैच करें। इसलिए तो उन्होंने कहा जज बदल लेंगे। जी हाँ। अलवी साहब किससे बात करना चाहते हैं, दिखाएगा। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात करो। चौकीदार से कर लूँ? चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के ज़रिए मैं बात करता रहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के ज़रिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत नहीं। बिलाल साहब, आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुन के अच्छा लगा होगा। ठेले वाला और माली उससे नहीं बात करेंगे। असल में तो जी इन्होंने पूरे अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दौर के अंदर पीटीआई के कारकुन मुस्तकिल रहने का सबूत पेश किया है। इस पे मैं इनको दाद ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो यकीनन जो बात करें इस पर इनकी कंसिस्टेंसी रही है। क्योंकि यही वो शख्स था जिसने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, जब इमरान खान ने बार बार दावा किया कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई है, वही बाजवा साहब जिनको पहले ये कहते थे कि इनसे बेहतर डेमोक्रेट कोई नहीं है, टीवी पे भी आके कहते थे, तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ फिर उन्होंने एक मुलाकात की, जब ब्रोकर की आरिफ अलवी साहब ने, वाइल्स्ट ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले चल के आर्मी हाउस गए, उनसे बात की, फिर प्रेसिडेंट हाउस में 2 मुलाकातें इमरान की करवाई, और उसी मुलाकात के तहत इमरान खान साहब ने फैसला किया उन्हीं बाजवा साहब के कहने के ऊपर कि उन्होंने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। ये एतराफ़ इमरान खान साहब ने टीवी पे किया। तो देखिए, ये वो शख्स हैं और ये वो जमात है कि आज भी ये बात इसलिए चाहते हैं कि आज फिर से वो बैसाखियों की तलाश में। उन्होंने किसी और से इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि वो उसी बैसाखी की तलाश में जिस पे इनकी प्री गवर्नमेंट टाइम भी चला, इनके धरने भी चले, इनकी कुर्सियां भी लगाई गई, इनका टीवी कवरेज भी हुए, इनकी हुकूमत भी चलाई गई, इनके मुंह में नवाला डाला गया, जब चबाना नहीं आता था तो जबड़ा भी इनके लिए हिलाया गया। ये वो लोग हैं। तो देखिए, आरिफ अलवी साहब जबड़ा अपना खुद ठीक कर लेंगे। तो आरिफ अलवी साहब ने यही बात करनी है और यही बात इमरान खान के बयानात में भी आई है, यही बात इनके लोग अदरवाइज। राजा साहब, ये माली वाले और वो ठेले वालों की मिसालें और घर के मालिक से करने वाली बातें, मेरे ख्याल में आप सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर एक दूसरे से इंगेज करते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, उसूल के तौर पे तो हम ये बात कर सकते हैं, सियासी लोगों को बात आपस में करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारी बात का बिलाखिर उनकी कोई वक़्त नहीं होती। हम जो मर्ज़ी आपस में बैठें, जफ्फी मार लें, जमहूरियत के लिए नारे बुलंद कर दें, कल इलेक्शन होगा, वो आएंगे उठा के सब तलपट कर देंगे। आप 1 लाख की लीड से जीते हैं, आप 50,000 की लीड से जीते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। टीवी मीडिया बंद हो जाएगा, ट्विटर एक्स बंद हो जाएगा। ये सियासत की बातें तो नहीं हैं। वो ठीक कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब कि इनके हाथ में क्या है जिस पे हम इनके साथ गुफ्तगू करें, जो इनके अब मालिक हैं। और आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 76 साल से वही मालिक हैं, हर हुकूमत पे वही हावी होते हैं। तो जब तक उनसे बात नहीं होगी कि भाई आप हट जाइए, और ये बात हर शख्स, हर जमात अपनी सतह पे कर सकती है, लेकिन इनकी इस वक्त कोई हमें नीयत नज़र नहीं आती। ये तो बहुत खुश हैं कि हम तमाम निज़ाम पे गालिब हों, उनकी पुश्तपनाई से अदालतों को बंद करें, मीडिया को बंद करें, उसको दबा दें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को जिस तरीके से डाका डाला, जो राजा साहब का जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट इसलिए मेरे नज़दीक इसलिए वैलिड नहीं है कि अगर आपने 9 मई ना किया होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता। तो अपने हिस्से की गलतियों को भी तस्लीम करें, सिर्फ सियासत पर फोकस रखें। सियासत पे आप फोकस रखेंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है,
उस लड़ाई का फल आप ही ने खाना है। 2 हफ्ते बाद बजट आ रहा है, 18% सेल्स टैक्स लगना है, बिजली गैस की कीमतें महंगी होनी है, सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो 17 लोगों के साथ अगर बेनजीर एक ऑपोजिशन करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आगे लगा सकती है, तो आप 92 लोगों के साथ क्यों ऑपोजिशन नहीं कर सकते? मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।